इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, राहुल गांधी के लोगों को मजबूत करना है, राहुल गांधी के इरादा को मजबूत करना है। पार्लियामेंट में टीएमसी वाले कुछ दिन पहले 26 तारीख को इमरान प्रताप दौली जकरिया सीट में आए थे बगल में, उन्होंने वहां पे साफ अल्फाज में कहा कि पार्लियामेंट में बीजेपी और तृणमूल का कुछ ऐसा साठगांठ है जो किसी को समझ में नहीं आता है। भाई ये क्या चीज का प्रॉब्लम है? अगर आज दीदी, मेरा एक सवाल है कि अगर दीदी आज गठबंधन के साथ होती तो 42 में 42 का सीट हम लोग के पास रहता, इंडिया गठबंधन का रहता। लेकिन दीदी को पता नहीं क्या एडजस्टमेंट करना था बीजेपी के साथ, वो अलग लड़ी और अब बोलती है कि हम उनके साथ हैं। यहाँ पे लोकल एक इश्यू है, टीएमसी के सब लोग कुछ गलत नहीं बोलते। कुणाल घोष अच्छे स्पीकर है, उन्होंने कहा कि पूरा बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी चल रहा है, लेकिन उत्तर कलकत्ता में बीजेपी वर्सेस बीजेपी है, या सुदीप बंदोपाध्याय भी बीजेपी है और तापस राय भी बीजेपी है। ये उनका ट्वीट है और मेरे पास सेव किया हुआ है, ठीक है। हम हमारे मगरी बंगाल के इंचार्ज, जिसे हिंदी में प्रभारी कहते हैं, जनाब बीपी सिंह के बेहद ममनून व मशहूर हैं कि अपनी बेहद मसरूफियत के बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, हम फेयर लाइन जाएंगे और वहाँ पर जो है जो जलसा हो रहा है अपनी बातों को रखेंगे। अभी सीधा यहाँ से उनको एयरपोर्ट जाना है, तो मैं उनके लिए ये कहना मुनासिब समझता हूँ कि हुस्न इखलाक एक मुसाफिर का, ये दिल्ली में रहते हैं माशाअल्लाह, और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, बड़े सत्तावर नेता है जनाब बीपी सिंह साहब। हुस्न इखलाक एक मुसाफिर का दिल की दुनिया पे राज करता है। हुस्न इखलाक एक मुसाफिर का दिल की दुनिया पे राज करता है, वो मसीहा नसीब कर या रब जो मौत का इलाज करता है। माइक पर जनाब बीपी सिंह साहब। मंच पे उपस्थित वेस्ट बंगाल कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर अमिताभ चक्रवर्ती जी, नदीप भाई, जाहिद भाई, यहाँ पे उपस्थित भाई और बहनों, चुनाव का वक्त है। इससे पहले जो हमारे भाई तकरीर कर रहे थे, मैं बहुत ही संजीदगी से सुन रहा था उनकी बातों को। विकास की बात कर रहे थे, कारपोरेटर उनका, एमएलए उनका, सरकार उनकी, सांसद उनके, उसके बावजूद ये वार्ड विकास से मरहूम छूट गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसको आपसे सरोकार नहीं है। आपने ये बहुत मौका दिया। आज लड़ाई जो है मोदी वर्सेस राहुल जी की है, इंडिया अलायंस की लड़ाई है। देश का ताना बाना पूरा बिगड़ चुका है। जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, उत्तर प्रदेश से, जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता था, आज उसमें भी खलल डालने का काम मोदी सरकार की नीतियों ने पहुंचाया है। जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और उस तरफ से भी अगर हम आगे जाके देखें, जो मानवता है तो उसके ऊपर एक खतरा लगा रहा है, उससे निजात पाने का वक्त आ गया है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत सारे हमारे वक्ता हैं, बताएंगे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, एक बेदाग चेहरा और एक ऐसा आपका सांसद जो जेल के सलाखों तक पहुंच चुका है। अब आपको सुनना है, वो वक्त आ गया है 1 तारीख का, एक स्वच्छ छवि वाले को, एक ईमानदार आदमी को, जो लोकसभा में भी रहे, राज्यसभा में भी रहे, प्रदीपता जाने जाते हैं अपने काम से, अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से। बहुत मौका दिया, 2 बार मोदी सरकार को आप लोगों ने जितवाया। दीदी को आप लोग विधानसभा में वोट देते हैं,
लेकिन ये चुनाव दिल्ली का चुनाव है। आज मैं अमिताभ जी से बता रहा था कि पूरे भारत में एक लहर चल रही है। पहले मुझे भी लगता था आज से 30-40 दिन पहले इस तरीके का वातावरण नहीं बना है। आप जहाँ जाएंगे कि आप किसी से, आज के जमाने में तो टेली कम्युनिकेशन है, फोन था कि आप लोग हमारी बातों के साथ विश्वासों को आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से पूछिए। 80 सीट मोदी जी को जो टक्कर दे रहे हैं, तो हमारे प्रदेश कांग्रेस की कमेटी के अध्यक्ष हैं अजय राय, मोदी की सारी सेना, मोदी की सारी कैबिनेट, उनके गवर्नर, जो कि गवर्नर कोई पॉलिटिकल तकरीर नहीं कर सकते, लेकिन वो भी आके बैठे हैं, उन्हें पहली बार जाओ। इस तरीके का चुनाव, और चुनाव जनता लड़ रही है, जनता का इतना सहयोग मिल रहा है। मेरी बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। 4 तारीख के बाद नई सरकार का गठन होगा, तो जब नई सरकार बने, नए पार्लियामेंट बने, तो कलकत्ता उत्तर वालों को भी बदलाव न हो, ये दुख न हो कि हमने अपना उम्मीदवार, अपना रहनुमा वहां नहीं भेजा। जाएंगे, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सीनियर हैं, कैबिनेट में भी उन्हें मुझे लगता है नुमाइंदगी करने का एक मौका मिलेगा बंगाल की तरफ से। तो मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें होनी है। एक मौका जो है आप लोग कांग्रेस को, और कांग्रेस की जो न्याय के योद्धा है राहुल गांधी, जिन्होंने इतनी लंबी पदयात्राएं की, इस गर्मी में अगर 4 किलोमीटर चल रहा हो तो शायद हम और आप सब परेशान हो जाए, लेकिन राहुल जी ने देश को कन्याकुमारी से कश्मीर तक नाप डाला अपने पैरों से। उन्होंने देश के गुर्बत को समझा, देश की गरीबी को समझा, जो गारंटी राज बनी है हमारी। आपने देखा किस तरीके से न्याय की बात हो रही है, गारंटी की बात हो रही है। वक्त है बदलाव का। हवा जो है कांग्रेस के पक्ष में है, इंडिया लाइन के पक्ष में है। हमारे लेफ्ट के भी साथी, मैं अमिताभ जी से भी चर्चा कर रहा था, कितने जी जान से लगे हुए हैं, उनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ। और इंशाअल्लाह आने वाले 1 तारीख को आप सब, मैं यही अपील करने आया हूँ कि हाथ चिन्ह पे बटन दबा के प्रदीपदा को भारी मतों से विजयी बनाए। आप लोगों ने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया। मैं जाहिद भाई को खास करके, उनसे हमारी कई बार बात होती है, उनके माध्यम से कई बार मुझे आने को मिला, नदीम के साथ कई बार काम करने का मौका मिला हमें। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। का काम करता है। दरअसल सिक्के के 2 रुख हैं, एक बीजेपी, दूसरा टीएमसी। आज बीजेपी जो काम फिर भी करती है, टीएमसी उस काम को पाने के पीछे से उसकी मदद करती है। जब पार्लियामेंट में बिल पास होता है या कोई बिल आता है, जैसे 3 तलाक का बिल हो, एनआरसी का बिल हो या और कुछ भी हो, तब तक टीएमसी के सांसद जो है, जो पार्लियामेंट का वॉकआउट करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वो इनडायरेक्टली उस बिल को सपोर्ट करते हैं। अगर आप ये चीज नहीं समझते हैं तो समझिए और पूछिए। आज आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कॉर्पोरेशन हो या कुछ भी हो, 100 दिन का रोजगार चल रहा है। आप देखेंगे 100 दिन का रोजगार ये क्या है? ये दरअसल मनरेगा है। मनरेगा वो स्कीम है जिसे यूपीए 1 में सीपीआईएम और कांग्रेस के ऊपर बात करके उस पर पास किया था। ये उस जमाने में पास किया गया स्कीम है, जो 100 दिन का स्कीम, 100 दिन का रोजगार मनरेगा चल रहा है, जिस पर लोग काम कर रहे हैं। सबों का एक ही नफुल एंड था कि हमें किसी तरह से मोदी सरकार को हटा देना है। ममता बनर्जी ने भी कहा था कि हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन जैसी ब्रिगेड की रैली खत्म हुई, ममता बनर्जी आई और मुस्लिम इलाकों में, माइनॉरिटी के इलाकों में एक नारा हम लोगों ने दीवारों पर देखा कि 2019 बीजेपी फिनिश, 2019 बीजेपी फिनिश। सब लोग बहुत खुश हो गए। उसके कुछ दिन के बाद दीदी ने ऐलान कर दिया कि हम अलायंस में नहीं है, जो जहां मजबूत है वो वही लड़ेगा। अभी फिर उन्होंने यही नौटंकी किया जो 2019 में किया था। 2 सीट थी भाजपा की, 18 हो गई। अभी फिर जो है इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो गठबंधन में है, इंडिया नाम हम ही ने दिया। बहुत अच्छी बात है, आपने इंडिया नाम दे दिया अलायंस में। फिर आप ऐसी क्या मजबूरियां हुई? भाई कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो
मजबूर या रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। क्या हम ये समझते हैं कि भाईपो जो है आपके जो भतीजे हैं उनको अंदर ले जाने की बात कर रही थी? आपको ये अल्टीमेटम दे दिया गया था कि ठीक है लड़ना है पूरे 42 सीट पर लड़ लो, लेकिन अगर एलाइज करोगे तो आपको अंदर जाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं। तो इन्हीं चंद बातों के साथ और दीदी के लिए अक्सर मैं ये शेर पढ़ देता हूँ, जब उनके लोग आए अगर याद रहे तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा कि इलाज दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता, इलाज दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता, तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता। तशरीफ फरमा है हमारे सुभाष सिंह जी, ये बड़ा बाजार जिला में आता है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और चंद अल्फाज से हम लोगों को नवाजें। सुभाष सिंह नमस्कार। यहाँ के व्यापारी भाई, मजदूर भाई, हमारे माताएं बहनों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती हो, हम दो चार बात जरूर रखेंगे। कौन आपके सेवक कौन है? कई वर्षों से आपके हमारे मौजूदा सांसद, जो आपको लगता होगा बहुत सारे लोग ऐसे नहीं देखे होंगे, और हमारे यहाँ के स्थानीय बच्चों से पूछा जाए, छात्र से पूछा जाए कि आपके सांसद कौन है, लेकिन कोई नाम नहीं बताएगा दोस्तों, क्योंकि विकास के नाम पर, ममता दीदी के नाम पर और व्यवहार पर ये लोग वोट लेते हैं। लेकिन अब लोग जाग चुके हैं, जो लोग आते हैं सवेरा हो चुका है, तो सवेरा हो चुका है। बंधुओं, कहते हैं टीएमसी वाले, तीनों प्रत्याशी में अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी वाला निकल जाएगा। वाह! अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो कांग्रेस के प्रत्याशी प्रतिभा भट्टाचार्य जीतेगा। आपको भय नहीं करना है, एक टूल को जाकर और 3 नंबर बटन दबाना है दोस्तों। 3 नंबर बटन दबाकर हाथ के पंजे पर भारी से भारी बहुमत से जिताइए। चूंकि चूंकि उत्तर कलकत्ता से आपके प्रत्याशी प्रतिभा भट्टाचार्य बहुत ही सोच रहे होंगे, तो आपको 4 जून को उत्तर कलकत्ता से सुधीर बंदोपाध्याय का एक हार होगा और प्रतिभा भट्टाचार्य आपके उत्तर कलकत्ता से सांसद होंगे, जो आपके विकास, आपके सांसद में उठाएंगे। दोस्तों, ये विचार आपको करना है, ये आपको समझ। दो 3 मिनट के लिए हमारे मुकर्रिर हैं, वो अनामित्रा नाथ की, ये छात्र परिषद की जनरल सेक्रेटरी है। तो नाथ साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी छात्र परिषद के। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो माइक में तशरीफ लाएं। আর ভাইও বোনেরা, এবং যতদূর এই মাইক্রোফোনের আওয়াজ আপনাদের কাছে পৌঁছচ্ছে, আপনাদেরকে নতুন করে বলে রাখার মতো কিচ্ছু নেই, নতুন করে শেখানোর মতো কিচ্ছু নেই। এই পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষের মাটি যথেষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক সচেতন মাটি। এই পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষের মাটি এবং এই মাটিতে জন্মগ্রহণ করা প্রত্যেকটা মানুষ এবং এই মাটিতে বেঁচে থাকা প্রত্যেকটা মানুষ জানে ওই মোদী আর মমতার কটাক্ষের ব্যাপারে। কে ছিল আরএসএস এর দুর্গা? কে ছিল? আমি জানি না, আপনারা জানেন না নাকি? এই পদচিন্তি মানুষ এবং যতদূর এই মাইক্রোফোনের আওয়াজটা পৌঁছচ্ছে তত দূর অব্দি মানুষে জানে না
এই বিজেপিকে পশ্চিমবাংলার মাটিতে ঢুকিয়েছে তারা। আর আজকে পশ্চিমবাংলার তৃণমূল কংগ্রেস বলছে তারা নাকি বিজেপির বিরোধিতা করে, তারা নাকি এনআরসি এর বিরোধিতা করে, তারা নাকি আমার আপনার মতো খেটে খাওয়া মজদুর মেহনতি ইনসানের কথা নিয়ে রাস্তায় মিটিং করে, তারা নাকি মুসলিম ভাইদেরকে এই বিজেপির হত্যাকারী হাত থেকে বাঁচিয়ে বুকে জড়িয়ে দিচ্ছে। তাহলে আমরা জাতীয় কংগ্রেস যখন তীব্র নিন্দা করেছিলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনডিএতে ছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরএসএস এনডিএতে ছিল, অটল বিহারী বাজপেয়ী তখন আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, পরবর্তীকালে কয়লা মন্ত্রী ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনডিএতে থাকাকালীন এবং বারংবার সোনিয়া গান্ধীর পায়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে। মামার বাড়ি, হ্যাঁ মামার বাড়ি আমাদের সরল মাথা ছিড়িয়ে খাবে প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক বছর আমরা খেতে দেব। কংগ্রেসের প্রত্যেকটা সৈনিক দেখতে পেয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেকটা নেতা কিভাবে ভোটে রিডিং করেছে, এবং তারই জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর পিসি দিদি বলে কেউ ডাকে না, এখন ছাপ্পাড়ি বলে না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথে সোনা নিয়ে ধরা পড়েছিল পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটা মাটি, প্রত্যেকটা মানুষ তার সাক্ষী আছে। ওই সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজধানী চিট ফান্ডের স্ক্যামে দেখা গেছে পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটা মানুষ জানে। বড় বড় কথা জাতীয় কংগ্রেস বিজেপির হয়ে আমারুলি করে না, ওটা এই পশ্চিমবাংলার মাটিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে। আমি ওই সৌজন্যের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি যদি কেউ উল্টে মারে তাকে পাল্টা পাটকেল দিয়ে চমৎকা দিতে হবে। আমার মাটিতে দাঁড়িয়ে আমার ভাই বোনদেরকে এক ঘরে কোন ভাষা করে রাখবে, আর আমি সেটা দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো এই রাজনীতি জাতীয় কংগ্রেস শেখায় না, এই রাজনীতি জাতীয় কংগ্রেস করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টি অফিসে যতগুলো চমচা গামছা আছে তাদেরকে বলছি যদি হাতে হিম্মত পয়লার চুন একটা মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে ছিনিমিনি ছেড়ে দেখাবেন। এই জাতীয় কংগ্রেস বাম কংগ্রেসের কর্মীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছে, আপনার বড় হিম্মত আর আমাদের কত পরিবেশ আমরাও থেকে নেব। আপনার ওই ছাত্র পরিষদের নেতা শ্রীরামপুর ভট্টাচার্য, তিনি নাকি ছাত্র সমাজকে উন্নত করতে চান, কলেজে কলেজে ঘুরে বেরিয়ে ছাত্রদের থেকে পয়সা তুলে বেড়ান। ওটা হচ্ছে ট্রেনিং ক্যাম্প। কি করে সাধারণ মানুষের পয়সা তুলে নিজের বাড়ি বানাতে হয়, হচ্ছে ট্রেনিং ক্যাম্প। আপনার ভাই তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তার একখানা কোম্পানি আছে হার্ডওয়্যারের দোকান, সেই হার্ডওয়্যারের দোকানের রঙের বিক্রি বাড়ানোর জন্য গোটা কলকাতার ফুটপাথ থেকে রেলিং প্রত্যেকটা জায়গায় নীল আর সাদা রং, এটা কার সাথে? আরে আমার বাড়ির ফুটপাথটা কোন রঙের হলো এটাকে আমার কি চাই আছে? আমি দেখবো আমার বাড়িতে যে বাবা মা আছে সেই বাবা মা সঠিক চিকিৎসা পাচ্ছে কিনা, হাসপাতাল পাচ্ছে না। আরে পশ্চিমবাংলার ভিতরে আমাদের সকলের অত্যন্ত, আমরা সবাই মিলে সেখানে চিকিৎসা করাই আমাদের অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত একটা হসপিটাল, সেটার নাম হচ্ছে পিজি হসপিটাল। 2 টাকার বিনিময়ে সেখানে চিকিৎসা করা হয়, তাহলে এই তিনটে প্রকল্পগুলোর মানে কি? কোন কারণে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প যদি পিজি হসপিটালে আমি 2 টাকার বিনিময়ে চিকিৎসা করাতে পারি? আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছে যে আমরা ওই পিজি হসপিটালে 2 টাকার চিকিৎসা করাতে দেবো না মানুষকে, আমরা ওই বড় বড় প্রাইভেট হসপিটাল যেখানে 10-12 লাখ টাকার বিল হয়ে যাবে প্রত্যেকটা মানুষের, নাবিশ্বাস বেরিয়ে আসবে একটা মানুষের জীবন বাঁচাতে গিয়ে, ওদেরকে ওখানে পাঠাও, ওদেরকে ওখানে যেতে হবে। আরে পরিবার কিছু 5 লাখ টাকা স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প, আপনি আমাকে বলুন না, আপনার বাড়িতে যদি ভগবান না করুন কোনো একটা মানুষের ক্যান্সার হয় বা কোনো রকম রোগ ব্যাধি হয়, আমার বাড়িতে ক্যান্সার হয়েছে, আমার দাদু ক্যান্সার হয়েছে, আমার 5 লাখ টাকা হয় কোন জায়গায় যাচ্ছে? পিজি হসপিটালে যাচ্ছি, আমি দিনের পর দিন লাইনে রয়েছি, কোনো রকম ইনজেকশন দেওয়ার লোক কোন কাজে লাগছে? আমার কোন কাজে লাগছে? বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থা, আমি ছাত্র পরিষদ করি, আমি কলেজে গেছি, আমার তোমার মধ্যে যে বিভাজন সৃষ্টি করেছে, হিন্দু মুসলমান ভাই ভাইয়ের ঘরের মধ্যে যে আলাদা আলাদা করে খাবার যে রীতি তৈরি করেছে, সেই রীতির বিরুদ্ধে আমার মনে হয় এই লেখাটা সব থেকে উল্লেখযোগ্য। और क्या है कि हम मिले थे सूरज चांद की तरह,
हम मिले थे सूरज चांद की तरह, दिन ढल गए और किसी शाम की तरह। हम मिले थे सूरज चांद की तरह, लेकिन दिन ढल गए किसी शाम की तरह। ऐ मुल्क व मिल्लत, हम मिले थे सूरज चांद की तरह, जैसे दिन ढल गए किसी शाम की तरह। ऐ मुल्क व मिल्लत, फर्क ना करो उससे मुझे। ऐ मुल्क व मिल्लत, फर्क ना करो उससे मुझे। घुलने दो किसी शाम की बहती हुई आरती और अजान की तरह, आरती और अजान की तरह। जय हिंद, वंदे मातरम, জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ। আমার তোমার সকালের নেতা রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ। নয়, আমরা নির্বাচনে শেষ করবো যে আমরা মোদীজিকে আর 5 বছরের এক্সটেনশন দিতে চাই কি দিতে চাই না। মোদীজি ছোটবেলায় পড়াশোনা করেছেন যে স্কুলে, সেই স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষক, তার বায়োগ্রাফিতে, অটোবায়োগ্রাফিতে লেখা আছে যে সংস্কৃত শিক্ষক বলেছেন যে মোদীজি খুব ভালো ছাত্র ছিলেন না, খুব সাধারণ লেখার ছাত্র ছিলেন, খুব সাধারণ স্টুডেন্ট ছিলেন উনি। কিন্তু একটি বিষয় মোদীজির ভীষণ বেশি আগ্রহ ছিল। কি সেই বিষয়? সেটা হচ্ছে অভিনয়। উনি কোন স্কুলের ড্রামা হতো, স্কুলের কোন প্লে হতো, সেখানে উনি সবসময় চাইতেন প্রধান চরিত্রে উনি অভিনয় করবেন। ওনাকে যদি পার্শ্ব চরিত্রের অভিনয়ের সুযোগ দেওয়া হতো, উনি তাতে কোনো রকমের আগ্রহ দেখাতেন না। ওনার প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ দরকার। সেই অভিনয় উনি স্কুল থেকে শুরু করেছেন এবং আজও তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও অভিনয় করে যাচ্ছেন। কেন বলছি এই কথা? উনি একদিকে বলেন হিন্দু রাষ্ট্র করবেন, একদিকে বলেন উনি গৌ মাতার সুরক্ষা করবেন, অন্যদিকে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ফিল্ম এক্সপোর্ট কোম্পানি কোটি কোটি টাকা চাঁদা দেয় ইলেকট্রাল বন্ডের মাধ্যমে বিজেপি পার্টিকে। একদিকে উনি ইউপিতে গিয়ে ভোট চান গৌ মাতার সুরক্ষার নামে, জয় শ্রী রাম বলে। অন্যদিকে কেরালাতে গিয়ে ওনারই পার্টি বলে যে আপনার সরকারে এলে তোমাদেরকে ভালো কোয়ালিটির বীজ দেব। গোয়াতে গিয়েও তাই বলা হয়। একদিকে উনি বলেন বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, মহিলা সুরক্ষার কথা। অন্যদিকে কর্ণাটকায় প্রজ্বল রেবন্না, যার ফোন থেকে 9,000 খানা মহিলা নির্যাতনের ভিডিও পাওয়া গেছে, মা রেপে তার নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে তিনি বলেন प्रज्वल रेवन्ना को वोट दीजिए, उसको वोट देंगे, उसका मतलब मुझे वोट देना है। এমন কাজ তিনি জানতেন না, কারণ ওনাকে বিজেপি সাংসদ বলেছিল যে প্রজ্বল রেবন্না খুব কন্ট্রোভার্সিয়াল একটি ক্যারেক্টার, ওনার নির্বাচনী প্রচারে যাবেন না, ওনাকে টিকিট দেবেন না। তার সত্ত্বেও মোদী দিয়েছিলেন। উনি একদিকে বলেন বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, অন্যদিকে উন্নাও বলুন, হাতরাস বলুন, মণিপুর বলুন, বেঙ্কিস্তান বলুন, ব্রিজভূষণ চরণ সিং বলুন, তালিকা ভীষণ লম্বা। 2018 সালে অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্রেটিক রিফর্ম একটি সার্ভে বার করে বলেছিল যে বিজেপি একটা এমন দল যে দলের সবচেয়ে বেশি এমপি এমএলএ আছে যাদের বিরুদ্ধে রেপ আর মলেস্টেশনের চার্জ আছে। অর্থাৎ বিজেপি শুধু মহিলা বিরোধী দল নয়, বিজেপি সুরক্ষা দেয়। বিজেপি সুরক্ষা দেয় যে এমপি এমএলএদেরকে যারা রেপ আর মলেস্টেশনের চার্জে অভিযুক্ত। আজকে সেই মহিলা বিরোধী দলের প্রধান বলে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও। উনি একদিকে বলেন সারা ধন वापस লাউঙ্গা, 15 লাখ টাকা করে সবার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেব। অন্যদিকে স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় স্ক্যাম ইলেকট্রাল বন্ড স্ক্যাম, চাঁদা দো চাঁদা দো চাঁদা দো চাঁদা দো। একদিকে মোদীজি বলেন যে আমি না খাউঙ্গা না খানে दूंगा, অথবা 25 খানে এরকম জাতীয় দলের নেতা আছে যারা একবার বিজেপিতে গেলে বিজেপির প্র্যাকটিক্যাল ওয়াশিং মেশিন তাদেরকে পুড়ে সাফ করে যায়। 23 জন তাদের মধ্যে কোনো ইডিসিবিআই কেস তাদের এগেন্সে নেই, চার্জ ড্রপ হয়ে যায়। এই হচ্ছে মোদীজি না খাউঙ্গা না খানে दूंगा। এই হচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে মোদীজির সংগ্রাম। তার মানে কি ভাববো?
আমি তো এটাকে দেখে ভাবলাম এটা কোনো স্প্লিট পার্সোনালিটি আছে। মাইনা ধরে না আপনারা স্প্লিট পার্সোনালিটি বোঝেন তো? মানে মাথায় মানসিক ভারসাম্যহীন, মাথায় গন্ডগোল হচ্ছে, দুটো মানুষ একটা মানুষের মাথার মধ্যে দিয়ে কথা বলছে, স্প্লিট পার্সোনালিটি। চিন্তাটা আরো বাড়লো যখন দেখলাম কয়েকদিন আগে মোদিজি একটা ইন্টারভিউতে বলছেন যে উনি নাকি মানব জাতির মধ্যেই পড়েন না, উনি बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग नॉन, उनको परमात्मा ने भेजा है इस देश का कल्याण करने के लिए। এটা মোদি স্বয়ং নিজের সম্বন্ধে বলছেন। আপনার বাড়িতে যদি এসে কেউ কখনো বলতো যে मुझे परमात्मा ने भेजा है मदद करने के लिए, मैं तो इंसान ही नहीं हूँ, আপনি কি করতেন? তাকে কাজ দিতেন নাকি বলতেন ভাই চাঁদা তুলে টাকা দিচ্ছি, একটু নিজের মানসিক চিকিৎসা করে নাও, দরকার হলে আমি তোমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিচ্ছি। আজকে আমাদের দুর্ভাগ্য একজন মানসিক ভারসাম্যহীন পাগল আমাদের প্রধানমন্ত্রী, কারণ তিনি নিজে বলেছেন, এটা রেকর্ডে রয়েছে যে मुझे तो परमात्मा ने भेजा है इस देश के मंगल करने के लिए। আজকে এই মোদিজিকে আর 5 বছরের এক্সটেনশন দিতে চান, হ্যাঁ কি না? জোরে বলে শুনতে পাচ্ছি না, মোদিজিকে 5 বছরের এক্সটেনশন দিতে চান না? তাহলে জাতীয় নির্বাচনে দিল্লিতে মোদিজিকে কে হারাবে? হিসেবটা খুব সহজ, কারণ ছাড়া ভাড়া করছে कन्याकुमारी থেকে কাশ্মীর অবধি যদি কেউ পায়ে হেঁটে চলে থাকে और यहाँ पर बोले खाते हैं कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना था, तो उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। और देशे सब कोने सब कोने देशे सब कोने राज्य सब कोने डिस्ट्रिक्ट से जो कि बीजेपी ধর্মের উপরে রাজনীতি, ভেদাভেদের রাজনীতির বিরুদ্ধে কোনো একটা দল রাস্তায় নেমে সংগ্রাম করছে, যারা কোনোদিন এনডিএ শরিক হয়নি, যারা কোনোদিন এনডিএ শরিক হবে না, কোনোদিন বিজেপির সাথে কোনো সেটিংয়ে যাবে না, সেই দলটার নাম হচ্ছে জাতীয় কংগ্রেস, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। कांग्रेस ने यह वादा किया है, राहुल जी ने यह वादा किया है कि फ्री इंटरनेट देंगे, अनलिमिटेड इंटरनेट देंगे। उसके साथ साथ जो कमजोर वर्ग है उनके घर की महिलाओं को हमने कहा है नमस्कार में 1 लाख रुपए तक जो है हम महीना देंगे, 8,500 रुपया हर महीने टका टक 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 टक। इसके बारे में अभी हमारे जो मुकर्रिर खास है वो कहेंगे आपसे। तो ये तफसील उसूल करने के लिए मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। जी हाँ, मेरा इशारा आप बिल्कुल बखूबी समझ रहे हैं। वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, इससे पहले आपके ही वार्ड के वार्ड से उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं, छोटा भाई नगर, जिसके बारे में मैं ये कहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी से रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी से रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में सीधे भर पैदा। परवेज खान साहब, छोटा भाई हमजा, कमाल भाई, मामूदी, अक्षर भाई, सादिक, लाडला, गुड्डू, अजहर सिंह और किसी का नाम छूटा है तो माफी चाहते हैं। और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बुजुर्गों, और बुजुर्गों, और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, आप तमाम को समझना होगा कि ये इलेक्शन क्या है। इलेक्शन मुल्क आजाद होने के बाद हमें ताकत दी गई। वो ताकत ये थी कि हर 5 साल में आपने अपना रहबर चुना, आपने अपना नायक चुना, आपने अपना नेता चुना। अगर वो सही काम नहीं कर रहा है उसे आप बदल दें, उसे आप बदल के उस कुर्सी से उतार के और दूसरे बंदे को बैठा दें।
अपने पसंदीदा ये छोटी छोटी मोटी मोटी बातों से आप इलेक्शन समझ जाएंगे, क्योंकि बात बहुत सी हुई है और आपके काम तक बात पहुंची होगी, अच्छे अच्छे मुकर्रे में बात रखी, मगर दोस्तों और चुनावी के ईमानदार लोगों, आपसे इंसाफ मांग रहा हूं। हमारे यकीन, हमारा ईमान, हमारे यकीन और हमारे ईमान ये है कि मेहनत से पसीना सूखने से पहले मजदूर का इम्तिहान दे दे, यही हमारा ईमान है। इस ईमान से हम बड़े हुए। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके सामने पहुंचा हूं और मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके सामने एक मवाद शेयर करना चाहता हूं। आपने सुना होगा, अख्तर भाई ने बताया कि शख्सियत जिसका नाम राहुल गांधी है, जिसके नाना ऑक्सफोर्ड में जब पढ़ते थे, ऑक्सफोर्ड एक ऐसा कॉलेज है, एक ऐसा इदारा है और एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, इतना बड़ा है, वो कोई भी गेट से निकलते थे तो उनके सामने एक मोटर कार होता था। उस वक्त मोटर कार रखना छोटी मोटी बात नहीं होती थी। दुनिया में तो मोटर कार बन रहा था तो नेहरू साहब के पास भी मोटर कार था, उसको उनके घर में मोटर कार था। इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी थी, मैं फिर आगे बात बोलता हूँ। इंदिरा गांधी साहिबा यहाँ की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, उनके वालिद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उनका साहबजादा जब कश्मीर से कन्याकुमारी निकला, उनका साहबजादा जब वहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी निकला तो वो गांधी का बेटा नहीं था, वो हिंदुस्तान का बेटा था, वो हिंदुस्तान का बेटा था। मैं फिर आगे बोलता हूँ, जब आसाम से बंगाल आए, मैंने आप तमाम से गुजारिश की, मैंने आप तमाम को बोला कि इंसाफ करिएगा, मैंने आप तमाम को बोला कि मेहनत के पहले, मैं पसीना सूखने से पहले मजदूर पर मेहनत दे दिया जाता है। इसी ईमान से हम बड़े हुए। जब आसाम से राहुल गांधी साहब जब आसाम से बंगाल घुसे, गीता चक्रवर्ती साहिबा वहां मौजूद थी, यकीनन वो गवाही देंगी, मैं वहां मौजूद था। जब उनके साथ मैं चला, यकीन जाने मुझे धक्का दिया जा रहा था, मैं उनके करीब जाने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझे यकीन था कि जब भी तारीख लिखी जाएगी, मुझे यकीन था जब भी तारीख लिखी जाएगी, उस तारीख में इस वक्त का आपका बेटा, आपकी दुआओं से आपका बेटा, इस करीब का बेटा, कल तक इस राहुल गांधी को दूर से खड़े होकर देखता था, माइल दूर से खड़े होकर देखता था, आज उनके करीब पहुंचा था। आपकी दुआओं के बदौलत, आपकी नेक ख्वाहिशों के बदौलत जब मैं चल रहा था, बहुत करिएगा, जब मैं चल रहा था, मेरे ध्यान में नर्म थे, मेरे ध्यान में राजीव थे, मेरे ध्यान में इंदिरा गांधी थी। मैं उस शहर में वहां पहुंचा, गांधी का बेटा है, क्या देखेंगे, क्या दिखेगा। जब मैं वहां पहुंचा, लोगों ने कितना ही टैक्स किया उनको, कितना ही तकल्लुफ किया उनको, मगर जब मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा एक आदमी है, एक सिंपल सा इंसान है। मैं उनके करीब गया, उनसे खुशबू लिया और लेने के बाद देख रहा हूँ वो पुलिस कर रहे थे। यकीन जानिए, जब उनके पाँव की तरफ देखा, पाँव में छाले थे, हाथ में छाले थे, पाँव मैं खड़ा नहीं रहा था, चल रहे थे। वो चलाई किसका था, वो बहुत बड़ा था दोस्तों, वो किसका था, वो जोड़ने की बात थी, वो किसका था, वो बात वो थी कि हम कहीं न कहीं पड़ोसी है हिंदू के, वो कहीं न कहीं हम पड़ोसी है एक क्रिश्चियन के, कहीं न कहीं हम पड़ोसी है सिख भाई के। वो तमाम को जोड़ने की बात कर रहा था। जब मैंने उसको देखा तो मेरा दिल बात हो गया और मैं फख्र महसूस किया कि आपके इलाके का बच्चा वहां पहुंचा, आपकी दुआओं से और आपकी नेक ख्वाहिशात से। दोस्तों, मैंने कहा था कि मैंने पसीना सूखने से पहले इम्तिहान दे दिया जाता है। मैं यहां से आप तमाम के आगे हाथ फैला के गुजारिश कर रहा हूं, मैं ईमानदार लोगों,
के खूबसूरत लोगों, मैं अपने दोनों हाथ फैला के आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, राहुल गांधी के वास्ते मैं आपके सामने गुजारिश कर रहा हूँ कि इसका ईमानदारी का इनका फल आगे जून को जाके फर्जी पता चाहिए की शक्ल में कांग्रेस आई तो 3 नंबर बटन दबा के आप उनका मैं ध्यान उनको दे। आप पूछिएगा क्या भाई, आप राहुल गांधी कर रहे हैं, आप कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस करते हैं, बिल्कुल सही, मगर क्यों कर रहा हूं आपको समझना होगा और आपको इंसाफ करना होगा। आज मुल्क में 2 सोच है, एक सोच जिना का है, एक सोच जिना का है, एक सोच बख्शे का है, एक सोच बर्बाद करता है। मैं यकीनन मुसलमान हूं, मैंने जिना की बात की, जिना एक मुल्क बना रहे थे पाकिस्तान, जिसे इस्लामिक मुल्क, इस्लाम के नाम पे मुल्क बना रहे थे। हमारे आबा साहब ने कहा नहीं, हमारा पड़ोसी हिंदू है, आज कल भी पड़ोसी हमारा हिंदू था, आज भी हमारा पड़ोसी हिंदू है, हमारा हिंदुस्तान चाहते हैं तो हमारे आबा साहब देखते हुआ है, हमें कोई मुसलमान कंट्री नहीं चाहिए, हमने ये मुल्क चुना। मुल्क में दो सोच, पहला सोच जिना का, दूसरा जिना के साथ साथ सर्वाइवर का, तीसरा उनके साथ साथ गौरसे का। और एक तरफ नेहरू का सोच है, एक तरफ भीमराव अम्बेडकर का सोच है, एक तरफ गांधी का सोच है, एक तरफ मौलाना आजाद साहब का सोच है, मौलाना आजाद साहब का सोच है, जिसके साथ राहुल गांधी साहब है, और जो जिना का सोच है, जो सर्वाइवर का सोच है, जो गौरसे का सोच है, उनके साथ मोदी साहब है। आपको डिसाइड करना है 1 तारीख को जाके, क्या आप राहुल गांधी को देखना चाहते हैं दिल्ली में, या आप मोदी को देखना चाहते हैं दिल्ली में? आपको यह डिसाइड करना है। यकीनन आप तमाम के पास एक वीडियो पहुंच गया होगा, और मैं बहुत जिम्मेदारी से यहाँ खड़े होकर कह रहा हूं, आप बाशऊर लोग हैं, एक वीडियो पहुंचा होगा आपके पास फिराद हकीम साहब का। फिराद हकीम साहब एक कोटे में बैठे हैं, मोर हैं, कहते क्या है वो, देखिएगा कि पाकिस्तान की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती। बशीर बंद का शेर है कि पाकिस्तान की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती, कौन साफ रखता है उसके आशियाने। आप सोच के देखें मैं किस बातों से बात को कहना चाहता हूं कि गुज़िश्ता 1 हफ्ता कल ममता बनर्जी साहिबा ने स्टेटमेंट दिया। ममता बनर्जी साहिबा तो राज चलती हुई औरत तो नहीं है कि गलती कर दी चलो आगे जाओ, उनके मुंह से अल्फाज निकलता है, एजेंडा सेट होता है। यही सच है। कल चीफ मिनिस्टर साहिबा अगर वो रात को बोल के कल सुबह बंगाल बंद है, चलिए हम पहुंच जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल नहीं आएंगे, यही सच है। चाहे वो एक ओहदे में है, एक गरीबा, उस ओहदे की इज्जत है। ममता बनर्जी की इज्जत क्यों है कि वो एक शेर में बैठी हुई है। 1 हफ्ता कबल उनसे एक गलती हुई। हाँ, मैं इस मुआशरे में बात कर रहा हूँ, जिस मुआशरे में हम तमाम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, और जब हम कुरान पढ़ाते हैं, कुरान मुकम्मल होता है, तो हम एक दूसरे को क्या कहते हैं कि आज मेरे बेटे का कुरान मुकम्मल हो गया है, और कहीं ना कहीं मुझे गलती होती है कि मेरे बेटे को कुरान खत्म हो गया है, तो संग संग हमारे बुजुर्गों को लोग पढ़ देते हैं, मेरे बेटा ऐसे नहीं बोलो, खत्म लफ्ज़ नहीं आता कुरान के साथ, मुकम्मल अल्फाज। यकीनन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपके इसमें किसी के पास कितना ही रुपया है वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक मजदूर भी अपने घर में तरबियत किसी तरह देता है, चाहे इस्लाम सबको बराबर खड़ा करता है,
उससे कोई जात पात नहीं है। और यकीनन आपके घर में भी यही मुआशरा होगा। मगर जरूर कहता है कि ये चीफ मिनिस्टर साहिबा गलती करती है, कहती है नौजबिल्ला कि कुरान खत्म हो जाएगा, साथ साथ दो और किताबों की बात जरूरी है। और करने के बाद चोरी से चोरी, उसके भी सीना चोरी करने के बाद आप यकीन जानिएगा, हम तमाम बाहर निकले। जब मुसलमानों ने कुत्ता के रसूल किया, हम तमाम बाहर निकले और निकल के झंडा कंधा में उठा के हमने उसका बॉयकॉट किया। हम तमाम बाहर निकले। मैं खास करके मुखातिब हूं अपने टीएमसी के भाइयों के साथ। मैं यहाँ से खड़े होकर कह रहा हूँ, हम तमाम बाहर निकले। निपुण सलमान ने अपेश खड़े होकर बोल रहे थे, मगर दोस्तों आपको बहुत जिक्र करना होगा साहिबा किस हुकूमत को बोल रहा था जब हम निपुण सलमान के अपेश खड़े थे। मैंने 6 सवाली सामना की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती कौन साफ रखता है उसके आशिया में। आप सोचते देंगे क्या मजबूरी है आप लोगों का, क्या मुझे हमारे कुरान खत्म करने की बात की मौजूदा और आती है सुबह कुरान हकीम साहब आते हैं। मैं बहुत इज्जत से पेश आ रहा हूं। सुबह उनके चौकीदार बनते, उसके दरोगे बनके गुजरात हकीम साहब आते हैं और आप कहते हैं क्या है कि मैडम ने ऐसा नहीं कहा था, ये इंटेंशन नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। और शाम तक मैडम उसी घर चलने में कितने ही बात बनाया आपने, मगर एक अल्फाज माफी का नहीं मांगा। कितने ही बात बनाया, अगर आप माफी नहीं मांगिएगा, आपसे पहले भी कितने ही आए थे। मैडम ये बात सुनिए, टीएमसी वाले ये बात जाकर अपनी मैडम से जरूर करना। इससे पहले भी कितने ही आए थे, इससे पहले भी नमरूद आया था, इससे पहले भी फिरौन आया था, इससे पहले भी यजीद आया था। सब इसी मट्टी में चले गए और आपको इंशाअल्लाह एक इसी मट्टी में जाना है। आप सोच के देखिए, क्या आपने गुस्ताखी की, हम माफ करने वाले कौन हैं? आप साथ में हमारी तारीख उठा के देखें, हमारे तारीख में साहबा इकराम को उठा के देखें। हमने माफ किया है और हमारा इस्लाम भी यही बात कहता है। मैं इस्लामिक सीख देने नहीं आया, मगर जब आप इस सीख दे रही थी, एक पॉलिटिकल मैसेज दे रही थी, तो बात होनी चाहिए। जब एक चीज को आप पॉलिटिकल बना के उसे इस्तेमाल कर रही है, किसके सामने आपने कहा कि कुरान खत्म हो जाएगा? और यकीनन अगर आप माफी नहीं मांगेगी, इसी तरह जैद अलवर्सी ना ठोक के हर जगह आपको रुसवा करेगा, आप हर जगह आपका पर्दाफाश करेगा। और आगे चलिए, 8 साल में आप अपना एक शायद सुनते हैं, एक नुमाइंदा सुनते हैं, एक लीडर सुनते हैं और एक नेबर सुनते हैं। जो लाखों की तादाद में यहाँ पर अवाम है, उनका एक ताकत, एक पार्लियामेंट में जाके उनका एक ताकत बनता है जिसे सुप्रीम कोर्ट में पास है। आज समझिए कि गुज़िश्ता 20 साल से आपने एक आदमी को अपना कायद बनाया है। यही सच है, तारीख यही है। अगर मैं बच्चों को तारीख पढ़ाऊंगा, मैं कहूँगा तुझे बहुत पास है, गुज़िश्ता 20 साल से इस इलाके के नॉर्थ कर्नाटक के कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्लियामेंट में रहो, पार्लियामेंट है। मैं बोलूंगा सच यही है, इसे ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं, यही सच है, यही तारीख है। उससे आगे मैं क्या बताऊंगा? उससे आगे कभी आपने बहुत गौरव जिक्र किया
क्या उससे आगे अपने बच्चों को आप क्या बताएंगे? क्या आपका कार्य या आपका कार्य या आपका लीडर गुरुकुल विद्यालयों ने आपके लिए अकलियत के लिए क्या एजेंडा सेट किया? चलिए अकलियत का पास वापस लेते हैं। चलिए मुसलमानों के लिए क्या एजेंडा सेट किया? जो सर झुकता है पाँव की तरफ, अगर मेरा सर पाँव की तरफ झुकता है इसमें कोई एतराज नहीं है। संविधान हमें पूरी आजादी देता है कि हम अपने काय से सवाल कर सके, हम अपने नेता से सवाल कर सके, हम अपने नेता से सवाल कर सके, आप अपने नेता से सवाल कर सके। गुज़िश्ता 20 सालों में किस काम के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट को लेकर और पार्लियामेंट बनाया? उसने आपके लिए क्या एजेंडा सेट किया? आपके पास पहुंचेंगे टीएमसी के कार्यकर्ता दादा 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 करते हुए, और जब पहुंचेंगे नींद में ऐसी चेंज हो जाएगी और सब्जी की तरह दादा खत्म नहीं होगा। उनसे सवाल करिएगा क्या करोड़ प्रदेश शांति कैडर में खड़े होकर यहां से सीधा ठोक कर बोल रहा है कि तुम्हारा दादा इन 20 सालों में हमारे लिए क्या एजेंडा सेट किया है कि हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, हमारा मिलत कहां जाएगा, हम किस भगवान करेंगे, क्या एजेंडा सेट किया हमें बताओ। दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई किसी खिड़की खोलने की नहीं है। ये लड़ाई ये भेड़ वाला यहाँ भेड़ लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ये लड़ाई ये पार्किंग की नहीं है। ये लड़ाई ये चाय वाला दाना आगे लगाएगा या पीछे लगाएगा। ये लड़ाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक कानून बनेगा, जो कानून पार्लियामेंट से पास होगा। अगर वो कानून हमारे फेवर में नहीं होगा, उसके लिए हमारा रेबल कितना बढ़ता है, ये लड़ाई है। आप यकीन मानिए 370 के 25 साल रहा था, ये तमाम के तमाम टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब्सेंट रहे। अब्सेंट का बुरा क्या आता है? पहुंच ही नहीं पाए। आपकी ताकत क्या है? यार इस रोड में जाके भगवान को गोली चला दो, आप इसके लिए अपना रेबल नहीं बनाए हैं। आपका रेबल वहां जाके वोटिंग करेगा, जो आपने तादाद में वोट दिया है उस वोट को उसकी ताकत ले आके आप वहां पर यस या नो का बटन दबाएंगे। वो क्या जरूरियात थी? फिर आइए 370 का भी मामला था, उसके बाद फिर आइए सीए का भी मामला था। क्या हम ये से बताएगा कि हमारे यहाँ पर कहां से आए हैं? हमें भव्य पूछा जाएगा हमारे यहाँ पर कहां से आए हैं? तमाम डॉक्यूमेंट प्रूफ करें। उस वक्त हम तमाम ने पुलिस जोड़ा और जोड़ने के बाद यकीनन एक उम्मीद था कि सुधीर कौन सा बात है, क्या टेलीविजन में एक लीडर है, टीएमसी के ग्रुप के लीडर है, वो जाके वोट करेंगे। मगर आप जब पहुंचते हैं तो आप वहां पर फिर आप उसको देख के चले आते हैं। हमको कभी आप इसका जवाब फिक्र किए? यहाँ कोई गंदी पहने का कोई शर्ट पहने का लड़ाई इसकी नहीं है। लड़ाई ये है कि हमारा मिलत कहां जाएगा। हमने एक को रेबल बनाया, आपने देखा एक औरत आई दुपट्टा पहन ली, आपके दिल में शौक पैदा हो गया, अरे मैडम ने दुपट्टा रख दिया। सर होता है ये इमोशनली इम्पैक्ट आता है, आदमी के दिल में आता है, इमोशनली खून बनता है। और बनने के बाद आपने देखा एक औरत मुसल्ले ध्यान के खड़ी हो गई, हमारे ईमान के साथ खड़ी हो गई, हर रात हमारे ईमान के साथ रोजा खोली। आप एक कनेक्टेड हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, ये सच है। अच्छे से किताब उठाइएगा, ये सच है। आप ये ड्रामा करिएगा, आप सक्सेस है, ये सच है। अच्छे से अच्छे अगर में यही किताब में लिखा है। आप जब खड़े होकर हमारे मुकदमे से कहते हैं जो हमसे टकराएगा झूठ हो जाएगा,
हमें पुलिस जोड़ देते हैं, ये मेरी मर्जी है, ये मेरी नजर है, ये मेरी नेता है, ये हमारे लिए मेरे जिंदगी में जब वक्त आता है कि तमाम से तमाम आपको पेश किया यकीनन जब पूछिएगा टीएमसी में जितने भी कार्यकर्ता आपसे वोट देने आएंगे, वोट बोलने आएंगे तो वोट दीजिएगा सुनील बंदोपाध्याय को। जब आपके आपसे कहेंगे तो आप बोलिएगा जब वो कानून बन रहा था तो आपका मेरा नजर कहां, जब इंतजार की बात आई फिर आपको भेज दिया, जब आपको शरिया छीना जा रहा था फिर आपको भेज दिया। अरे भाई इतना भीड़ तो कोई नहीं दिखाता, जितना भीड़ इन्होंने दिखाया कुछ इसका 20 साल हो गए, किसी ने किसी कोई भी एजेंडा आपके लिए नहीं पेश किया। मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ से खड़े होकर, अगर टीएमसी के कार्यकर्ता के पास एक भी ऑडियो मौजूद है यहाँ से आकर सुनाना, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं तुम्हारा जिला के पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। आप यकीन जानिए। चलिए और आपके बात नहीं चलते। एक आदमी फर्स्ट मैन ऑफ कैलकाटा अगर तारीख पूछी जाएगी तो पहला सिटीजन कैलकाटा का प्रेसिडेंट कौन होगा, उसमें फिराद हकीम का नाम आएगा। यही संविधान है, यही गरिमा है उस पर जिनका नाम फिराद हकीम है, मेयर फिराद हकीम। उनका एक वीडियो आया और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उस गरीबी में बैठे हुए लोग आपको इसी तरह कराएंगे कि आप कांग्रेस को वोट दीजिएगा, आपको देश खाने नहीं मिलेगा, आप कांग्रेस को वोट दीजिएगा, आपको रास्ते में नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा, आप कांग्रेस को वोट दीजिएगा, आपका आजान जोर से नहीं बोलेगा सकता रास्तों में। ये बात कौन कर रहा है और किससे कर रहा है? ये बात एक मेयर कर रहा है और कल किस कर रहा है? आप झूठ कर सकते हैं तारीख को, तारीख में आप कर सकते हैं, मगर किससे कर रहा है? आप हमारे हम उम्र है या बुजुर्ग कहते हैं जिनका 70 साल उम्र है, किसी का 60 साल उम्र है, कोई हमारे भाई बच्चे हैं जो हमने 10 साल वाले हैं, किसी 10 साल के बच्चों में बात कर रहे हैं। आप बहुत लोगों से बात करो, करने वाला तो मेयर बोलता क्या है कि आप कांग्रेस को वोट दीजिएगा, सीपीएम को वोट दीजिएगा, आपको वोट नहीं मिलेगा, आपको नमाज पढ़ने नहीं मिलेगा, आपको आजान देने नहीं मिलेगा। अरे भाई लोग क्या बोल रहा है? आप कितने बात कर रहे हैं? आज से 10 साल पहले के लोग नहीं आ गए, ममता बनर्जी हमारे सामने पैदा हुई है, हमारे सामने चल के गई है ये लाइब्रेरी में। उससे पहले विधायक सरकार था जिसका नाम बुद्धियालय था, इससे पहले विधायक सरकार था जिसको मैंने देखा, जिसको बाजू को मैंने अपने आंखों से देखा, उदय को मैंने अपने आंखों से देखा। क्या हमारा नमाज बंद हुआ? क्या हमारा देश बंद हुआ? क्या हमारा रास्ते में आजान देना बंद हुआ? फिर की राजनीति कितना बनाइएगा और किसका बनाइएगा? आप काम करिए, काम बताइए क्या आपने क्या करना किया हमारे लिए, ये हमारा मिलत कहां जा रहा है? सवाल यह है दोस्तों, मैं बहुत अफसोस से ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में मैंने नहीं देखा, वो भी मैंने आज देखा। इससे पहले भी यहाँ मीटिंग हुई, यकीनन हुई, उनकी आजादी है, मगर करवाने वाले अपने भाई। मुझे दुख है, उनको पूरी आजादी है, वो क्या खाएंगे, उनकी पूरी आजादी है, वो क्या सुनेंगे, मगर मुझे अफसोस है कि हमने मुआशरा क्या बना दिया कि हमारे भाई हमको छोड़ के जाके एक फिरका परस्त पार्टी में जा रहे हैं। आज तो गलत भी किससे करना होगा कि हमने मुआशरे को क्या बना दिया
कि वो आज कहाँ जा रहा है, जो चीज अपने जिंदगी हम नहीं देखते थे आज वो भी हम देखे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भाई जो जहां से जो किसी तरह इन्होंने समाज में दिया है उस विषय से बहुत अच्छी करेंगे। क्यों सुबह का भूला शाम को चला है उसे भूला नहीं कहा जाता दोस्तों। बात बहुत सी अच्छे अच्छे लोग जाते हैं। मैं आता हूँ पर दिन चला चारिया साहब से, मैं आपको पति भट्टाचार्य साहब मेरे साथ और 82 साल के उम्र में, इस 82 साल के उम्र में आप यकीन जाने 2 दफा राज्यसभा मंडल रहे 12 साल, उसके बाद मंत्री रहे कांग्रेस की सरकार थी बंगाल में, उसके साथ साथ कितने ही दफा WPPC के प्रेसिडेंट रहे, उसके साथ साथ 25 साल अपनी जिंदगी के उन्होंने पढ़ाया है बच्चों को। कितने हजार बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है। कोई डॉक्टर बना, कोई लॉयर बना, कोई अकाउंटेंट बना। एक उस्ताद है, ये प्रोफेसर है। इस 82 साल दौर में इनकी पूरी जिंदगी में एक छोटा सा दाग आपके इनके कॉलर पर नहीं मिलेगा। क्या यकीनन टीएमसी के जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या उनको आप तकल्लुफ ईमानदार का दे सकते हैं? पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप उनको दे सकते हैं? आप उठाइए 90 तारीख साइकिल चोर से लेके, साइकिल चोरी से लेके ईडी इनके घर पहुंची, सीबीआई इनके घर पहुंची, एक थाने का कांस्टेबल इनके घर पहुंचा। उसके बाद भी हमें बना जाता है, हमें भूसला के फैला के डरा के हमसे ताकत दिया जाता है। दोस्तों आपको इससे और फिक्र करना है और एक तारीख को जब पहुंचे, एक छोटे से सोच लेके पहुंचे कि ईमानदार आदमी आपके सामने है, जिसके जिंदगी में एक दाग नहीं है, इसके कैरेक्टर में एक दाग नहीं है, इस 82 साल की उम्र में इसके जिंदगी में एक भी छोटी नहीं है। मगर यकीन जानिए, आप यकीन जानिए, इसी ईमानदारी का आपसे इंसाफ मांगने आया था। फिर आता हूँ फिर आता हूँ कि आप तमाम को बहुत बहुत शुक्रिया। जब कम्युनिटी जिंदाबाद, लेफ्ट फ्रंट कम्युनिटी कैंडिडेट पति भट्टाचार्य जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, संतोष पाठक जिंदाबाद। और हमारे पति भट्टाचार्य यहाँ से जीत रहे हैं। इंशाअल्लाह हम लोग का 7 तारीख के दिन और सुनेंगे और मिठाई बांटेंगे। इसी बात को कहते हुए मैं मुन्ना भाई को और अपने मैच पे बुलाना चाहता हूँ कि वो अपनी बात रखें। सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, अभी दास जिंदाबाद, पति भट्टाचार्य जिंदाबाद, संतोष पाठक जिंदाबाद, संतोष पाठक जिंदाबाद। इसी बात को कहते हुए मैं अब ये मुन्ना भाई को देना चाहता हूँ। मुन्ना भाई आए दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले तो फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। कहाँ से छेड़ूं बताना और कहाँ तमाम करूं। हमारे इस वार्ड के सदर भाई परवेज खान, छोटा भाई प्रदेश वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद हमजा, ये सोच के मुताबिक होगा या उन्होंने जो सोचा था, उन्होंने जिस हिंदुस्तान का ख्वाब रखा था, उन्होंने जिस हिंदुस्तान की नींव रखी थी, उसके बरकत होगा। और आपको याद होना चाहिए कि
आजादी हमें 1947 में मिली, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में जो कानून चल रहा था वो अंग्रेजों का कानून चल रहा था। और हमारा एक कानून बने, एक दस्तूर बने, कॉन्स्टिट्यूशन बने, उसके लिए कमेटी कायम की गई थी और जिसकी सरबराही है हम लोगों ने उस वक्त के जमाने में सबों ने मिलकर कहा था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं वो आप उसकी सरबराही करेंगे। मौलाना गुलाम आजाद जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, बहुत सारे दिग्गज कांग्रेस के रहनुमा भी थे, तो सब लोग सिर्फ एक ही था, दूसरा कोई था ही नहीं। तो बहुत सारे लोग उसमें थे। तो अम्बेडकर साहब ने कहा था, और वो जो है वो ओडीसी से आते थे, वो बैकवर्ड कास्ट से आते थे, डॉक्टर अम्बेडकर। तो उन्होंने कहा था कि नेहरू साहब मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग जैसे लोग इस कमेटी में हैं और मुझे दस्तूर बनाने वाली इस कमेटी का चेयरमैन बनाया जा रहा है। ठीक, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक गर्मा गर्म बहस हुई और उस बहस में ये मुद्दा था कि क्या जो लोग यहाँ पर रह गए हैं उनको वोट देने का अख्तियार होना चाहिए। जिंदाबाद, वेलकम वेलकम, वेलकम वेलकम वेलकम, तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बहस चल रही थी कि यहाँ पर जो लोग रह गए हैं तो उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो सबों ने मिलकर ये कहा कि नहीं, बहुत गर्मा गर्म बहस होने के बाद ये बात हुई कि नहीं, जो लोग पाकिस्तान चले गए वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान चले गए और जो लोग हिंदुस्तान में हैं वो बाई चांस हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि बाई चॉइस हिंदुस्तान में है। उन्होंने कहा कि हम अपने मोहब्बत से, हमें इस वतन से प्यार है, हमें इस मिट्टी से प्यार है, लिहाजा हम तो यही रहेंगे जिनको जाना जाए। तो ये एक शेर बहुत मशहूर हुआ था ना कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सब लोगों ने मिलकर कर इस आजाद की लड़ाई लड़ी है। अब उनकी गुलपोशी की जा रही है संतोष भाई की, तो जोरदार तालियों से आप इसका बात कीजिए, जोरदार तालियों से। हमारे लीडर है, हमारे नेता है और 45 नंबर वार्ड के काउंसिलर है, वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर है जनाब संतोष कुमार पाठक। ये उनकी मोहब्बत है कि वो अपनी मसरूफियत के बावजूद इस 44 वार्ड में यहाँ पर आए हैं और इंशाल्लाह वो भी आपसे खिताब करेंगे। मैं अपनी बात को सुन के वो आ गए हैं कि ये अदब के बाहर है कि मैं बात करता रहूँ। और तो बात यह है कि इस तरह से आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखिए, आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखिए ना, जो लोग जो जिनके बच्चे हैं ना अगर वो खेल कूद में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमने बहुत जगह बार में भी लिखा है कि उनको 10,000 रुपये महीना स्कॉलरशिप दिया जाएगा, हर महीने 10,000 रुपये। अगर आपका बच्चा IPS खेलना चाहता है, फुटबॉल खेलना चाहता है, ट्रेनिंग में जाना चाहता है, 10,000 रुपये महीना। जो लोग फार्मर है, किसान है, उनके तमाम कर्जे माफ करने का वादा राहुल गांधी जी ने किया है। जो तालिब में जो स्टूडेंट है उन्होंने जो कर्जा लिया है अपने पढ़ाई के ताल्लुक से, उस पढ़ाई के कर्जे को कांग्रेस पार्टी ने कहा है, राहुल जी ने कहा कि हम माफ कर देंगे। और हर साल 30 लाख नौकरियों का वादा किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम 30 लाख वैकेंसी निकालेंगे और उस 30 लाख वैकेंसी में खवातीन को हमने कहा है कि हम 50% रिजर्वेशन उनको देंगे। तो ये हर चीज को जो है हर जगह लोगों के दरमियान में तकसीम करने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग को छोड़ दिया गया, पिछड़ा हो, ओबीसी हो, बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, जीएसटी देता हो, नहीं देता हो। जीएसटी में भी हमने कहा है कि हम उसमें भी बहुत तरमीम करेंगे। जो तक है जीएसटी, आज बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि जीएसटी क्या है, तो जीएसटी को भी तरमीम करके ये कहा गया है कि हम उसको सही बनाएंगे। जो लोग इस कैटेगरी में नहीं आते हैं उसको हम हटाएंगे। लेकिन अब ये जीती है कि ये मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस का एक MLA जीत गया मुर्शिदाबाद से, तो उसको भी उन्होंने हटा दिया और कहा कि दबाव की राजनीति अगर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो उसी दबाव की राजनीति तो आप भी कर रही हैं, तो उसमें आपने फंसना है। अगर वो आपको दबा रहे हैं तो आपके हम लोगों को दबा रहे हैं। आपने जानबूझ करके कांग्रेस और बाएं महाराज से बंगाल से खत्म किया, बीजेपी को अपोजिशन लाने के खड़ा किया। तो मैं तो यही कहूँगा दीदी के बारे में, और कहती है इनका एक एमएलए नहीं, उनको कितना इंटेंसिव लगे। तो मैं तो दीदी के बारे में यही कहूँगा कि कुछ इस तरह तू मेरे साथ बेवफाई कर कि तेरे बाद मुझे कोई और बेवफा नहीं। हजरात गिरामी, क्योंकि हमारे बड़े भाई, मेरे लीडर, मेरे नेता हमारे इस पार्टी के संग, और उसमें ये उत्तर कोलकाता जो है वो
कांग्रेस पार्टी को मिला। हमारे जो उम्मीदवार हैं उनका राजनीतिक जीवन और शैक्षणिक जीवन, मतलब शिक्षक भी थे, वो प्रोफेसर थे चित्रंजन कॉलेज, बगल में चित्रंजन कॉलेज जो है वहाँ पर प्रोफेसर थे। और एक ऐसा समय था जिस समय 1972 का समय, जिस समय कांग्रेस गद्दी पे नहीं थी और वो आंदोलन एक हुआ था, बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ था। और उस आंदोलन में 4 लोगों का बहुत बड़ा नाम आया था सामने, ब्रिगेडियर राजमूर्ति जी, सुब्रत मुखर्जी साहब, नूरुल इस्लाम साहब और एक ये प्रदीप भट्टाचार्य था। ये मुख्य से बर्दवान के रहने वाले थे और नूरुल इस्लाम और नूरुल्ला और ये प्रदीप दा दोनों जो है इससे बहुत अच्छा आंदोलन तो वहाँ से आए थे। और आते ही बहुत कम उम्र में प्रदीप दा जो है 1972 में मंत्री भी बने। कई बार सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। वर्किंग प्रेसिडेंट थे, 80 प्रेसिडेंट थे। तो काफी जाना पहचाना चेहरा है पश्चिम बंगाल का। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतने दिन के राजनीतिक कैरियर में एक दाग हमारे नेता के ऊपर नहीं, जिसको हम वोट मांगने के लिए यहाँ पे आए हैं तमाम सारे लोग, एक दाग जो है प्रदीप भट्टाचार्य के ऊपर नहीं। और एक उम्मीदवार है तापस राय। आप लोगों को शायद पता होगा 2000 में 2001 में 2000 जब चुनाव हुआ था उस समय कांग्रेस और टीएमसी का अलायंस था। उसके अलायंस वो यहाँ के कैंडिडेट थे, हम उनके इलेक्शन में थे और वो चुनाव जीते। उसके बाद 2006 में जो चुनाव हुआ उस चुनाव में फिर कांग्रेस टीएमसी का अलायंस था। हमारे एक नेता अमिताभ चक्रवर्ती यहाँ पे लड़े और उस चुनाव में तापस राय तीसरे रहे। हम लोग 400 वोटों से चुनाव को हार गए थे। सीपीएम के समर्थन, बामफ्रंट के समर्थन से आरजेडी का उम्मीदवार यहाँ पे जीता था। और तापस राय उसके बाद टीएमसी में गए, कांग्रेस करते करते कांग्रेस के छात्र के अध्यक्ष थे। उस समय छात्र हम भी उमेश कॉलेज में पढ़ते थे और एक अच्छा रिलेशन करते, बहुत दिनों से रिलेशन हुआ करता। लेकिन हठात वो डेप्यूटी स्पीकर बने, मंत्री बने, बनते बनते उनके ऊपर उनके घर में हठात टीवी खुला और उसमें देखे कि ईडी जो है सीबीआई उनके घर पे दाखिल हुई। कोई ना कोई जरूर कुछ हुआ होगा। एक थोड़ा सा कोई कांड हो गया तो थाना का कंप्यूटर चला जाता है, हमारा मारी हो गई। और ईडी और सीआईडी और सीबीआई अगर आपके घर आता है तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जिसके चलते आपके घर गया। और राताराती जो है वो उन्होंने फैसला कर लिया कि अगर इस पार्टी में रहेंगे तो हो सके हमको भी, जैसे बहुत कद्दावर नेता लोग जेल कट रहे हैं सालों साल से तृणमूल के, वो हम भी हमको भी जाना पड़े। हालांकि वो उन्होंने अभियोग लगाया सुधीर बंदोपाध्याय के ऊपर कि जो भी है बीजेपी से मिलकर ये करवा रहे, उन्होंने ये उनका ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले। लेकिन कहीं ना कहीं जरूर कोई बात थी कि राताराती आप चेंज होकर के बीजेपी में गए और बीजेपी भी आपको यहाँ से टिकट देगी। कहीं ना कहीं बात जरूर उनके समझ में आया। तीसरे नेता है दारू बाबा, जो कई बार सांसद हैं। आप लोगों को पता होगा इस क्षेत्र के बहुत अच्छे कद्दावर नेता थे कांग्रेस पार्टी के, हम लोगों के पार्षद भी थे, विधायक थे। उनका टिकट काट करके उस समय सुधार ये था कि लोग थे लेकिन आवाज उठाने वाले शायद लोग नहीं थे। अब्दुल अंसारी साहब, रघु अंसारी साहब का टिकट काट के सुधीर बंदोपाध्याय को टिकट दिया गया। कोई राजनीतिक जीवन इनका नहीं है। इनका जीवन जो कब था वो आज भी है। आज जैसे दीदी के चर्चा के प्रस्ताव हैं तब ये और जो नेता तो उनके चर्चाबाजी कर रहे थे और उस चर्चाबाजी के तहत इनको एमएलए का टिकट मिला। और एमएलए का टिकट मिलने के बाद एमएलए बने। एमएलए बनते बनते एक भूसी कांड हुआ, शायद एक भूसी कांड हुआ, उसमें इनका नाम आया। उस समय भी भूसी कांड में हजारों करोड़ रुपया का गबन हुआ। उस समय भी उन्होंने एक साइकिल चोरी की और साइकिल चोरी का केस उनके ऊपर था। और अभी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले, आप लोगों को पता होगा वो उड़ीसा के जेल में बंद थे। काफी दिनों तक उड़ीसा के जेल में बंद रहे, प्रेसिडेंसी जेल में कलकत्ता में बंद रहे। क्या अभियोग था? आप मजदूरों के लिए लड़ने के लिए नहीं गए थे, आप दुकानदारों के लिए लड़ने के लिए नहीं गए थे, रास्ते में फुटपाथ पे रहने वाले लोगों के लड़ने के लिए नहीं गए थे,
उनके ऊपर एक 420 का केस लगा था। उस 420 के केस के चलते उनको सीबीआई ईडी ने अरेस्ट किया था और कई दिनों तक वो प्रेसिडेंसी जेल में बंद रहे, कई दिनों तक उड़ीसा जेल में बंद रहे। फिर दीदी ने उनके और तमाम सारे नेताओं को लेकर के दीदी ने मोदी और दीदी का जो बहुत अच्छा नूरा कुश्ती यहाँ चलता है। दीदी जब दिल्ली जाती हैं तब तक जाकर किसी को बचा लेती। तो आपको पता होगा हजारों करोड़ रुपया का कोयला चोरी हुआ, हजारों करोड़ रुपया का बालू चोरी हुआ और उस चोरी में बहुत बड़ा नाम जो है उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी का है। आज तक अभिषेक बनर्जी बाहर है। अभिषेक बनर्जी को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है, सीआईडी गिरफ्तार नहीं की, ईडी गिरफ्तार नहीं की। उसका एकमात्र कारण अगर कोई है तो वो ममता बनर्जी है और मोदी जी हैं। दोनों का जो नूरा कुश्ती है वो नूरा कुश्ती में ये जब सरकार पड़ता है, देखिए टीएमसी के लोग बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी के लोग टीएमसी में जाते हैं और सारा केस जो है खत्म हो जाता है। उसके बाद ये 2004 में ये क्या किए, दीदी के संग बेईमानी की, दीदी के संग बेईमानी किए और बेईमानी करके ये अटल बिहारी वाजपेयी जी आडवाणी जी को जाकर के मैरिज किया और मैरिज करने के बाद वहां जो है इनको टीवी में इनका आने लगा नाम, इनको मंत्री बनाया जाएगा। दीदी गुस्सा हो गई और गुस्सा होकर फैसला कि हमें लाइन छोड़ देंगे। अटल जी को फोन की जवाब देकर लाइन नहीं, अटल जी घबरा गए, लाइन हफ्ते से सरकार चली जाएगी, डर गए और डरने के बाद ये हुआ कि वो उनको मंत्री बनने नहीं दी। अब क्या हुआ कि ममता बनर्जी संगठन इनको जो है 6 साल के लिए पार्टी को निकाल दिया। जब ये पार्टी को निकालती तो 16 मोहब्बत के लिए खड़े हुए और हम लोग कांग्रेस के सैनिक, कांग्रेस अलायंस की, कांग्रेस चाहती थी कि भाई उनको ये सपोर्ट करें और उस सपोर्ट पे हम लोगों ने साथ दिया। कई बार के विधायक और सांसद रहने के बाद उनका जो निर्वाचन है, जो इंडिपेंडेंट वाले थे, प्रधानमंत्री थे, उनका जमानत जब्त हो गया और इतना काम किए थे कि उनका जमानत जो है यहाँ जब्त हो गए। सोचना आप लोगों कितना काम किया आप लोगों ने हर वार्ड में, हम दावे के साथ सोचते हैं आप लोगों को। आज 30-40 साल का उनका पॉलिटिकल करियर है। आप जिस वार्ड में हैं उस वार्ड में भी जिला में से बहुत ऐसे लड़के हैं जो टीमों का झंडा ले घूमते हैं टीएमसी का। आप पता लगाओ किसी एक आदमी का नौकरी लगा है इस वार्ड में, कोई भी एक आदमी का, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, हम लोग किसी का भी टीएमसी की तरफ से किसी एक आदमी का नौकरी लगा। आपका सरकार है, कॉर्पोरेशन में बोर्ड आता है तो नौकरी क्यों नहीं लगा? आप बताइए। आपको पूछना चाहिए कि जब आपका सरकार है, आपका कॉर्पोरेशन में बोर्ड है, आप आदमी रख सकते हो तो आदमी को नहीं रखते। सीपीएम के लोग थे, उसमें कुछ लोग थे, तमिलनाडु के लोग थे, वो उनका काम करता था उठाने का, वो बहुत कम परसेंटेज था, 2-5%। वो सारे लोग जो है वो जब तृणमूल का सरकार है तो तृणमूल में चले और सीपीएम से हम लोग भी बहुत सीखा करते थे। लेकिन जब नजदीक गए तो हमने देखा कि विमान बाबू जैसे आदमी, गुजरदेव भट्टाचार्य जैसे आदमी, इतने तमाम सारे नेता यहाँ पे हैं कि एक छोटा सा घर में रहते हैं, अपनी सारी संपत्ति जो है पार्टी को दे दी है और देश सेवा के लिए अपने आप को पूरा न्यौछावर कर दिया। और इस पार्टी में जो आपका तृणमूल पार्टी है, इसमें 100% चोर। आप ममता बनर्जी हवाई चप्पल पहन के चलती हैं, सादा साड़ी पहन के चलती हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी का अगर इतिहास उठा के आप देखिएगा, उनका पिताजी चुना कारोबार नहीं कर सकते। जाके देखिएगा, काली घाट से पहले उनका मकान है कम से कम 100-200 करोड़ का मकान होगा और ऐसे तमाम सारे मकान हैं। यही नहीं, विदेशों में भी मकान होता है। जब से वो मुख्यमंत्री बनी, उनके भाई लोगों के पास हजारों हजार करोड़ रुपया है। ये आप गुजरदेव भट्टाचार्य को आप राशि नहीं लगा सकते, विमान को राशि नहीं लगा सकते और भी यहाँ के पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आवाज में फॉर्ड के नेता थे, उनके ऊपर आप राशि नहीं लगा सकते, चोरी करके बहुत पैसा घर बना है। आपको समझना होगा, आपको ये भी समझना है। देखिए अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने भाषण में क्या कहा बताइए तो, सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोगों के लिए उन्होंने कहा कि कुरान खत्म हो जाएगा, बाइबल खत्म हो जाएगा, रामायण महाभारत खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा जो स्कीम है कन्याश्री, गंगोत्री, रूपोश्री, ये खत्म नहीं होगा। आप बताइए किसी के कोई भी धर्म के को ठेस पहुंचाना उस धर्म के लोगों का कितना बड़ा दुर्भाग्य लेना है। उन्होंने मंच पे कहा कि स्कीम शेष हो गया, शेष हो गया ना,
हिंदी रामायण महाभारत पुराण पेश हो गया, और आज तक कोई मंच से उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। ये दुर्भाग्य है, आपको समझना है। और हम जिस पार्टी को करते हैं, अभी आप देखोगे इंदिरा आवास योजना बहुत दिन पहले बना था, उसमें जो गरीब लोग थे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस तरह के लोग, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, उसमें जो गरीब तबके के लोग थे उनको घर बनाने का पैसा मिलता था इंदिरा आवास योजना के तहत। गांव में जो गरीब लोग थे, अब गांव में जाकर पता लगाओ, यहाँ के गांव के लोग हैं, वहां पे पता लगाओगे, वहां पे इंदिरा आवास योजना के तहत कांग्रेस पार्टी की क्षमता है, उस समय जो है इसके तरह आप किसी भी डायरेक्टर से लेकर प्रधानमंत्री तक पता लगा सकते हो कि इसका क्या क्या करना है, कितना चोरी किया, कितना ईमानदारी किया, सब उसका जो है में चलाएगा। महात्मा गांधी नेशनल गारंटी रोजगार योजना, मनरेगा जिसको बोलते हैं, उसके तहत 100 दिन के जो लोग बीपीएल में हैं, जो जिनके पास बहुत गरीब हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, सैनी हो, सिख हो, उस गरीब लोगों के लिए हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 100 दिन का काम लाया। जो गरीब लोग हैं उनको एक पैसा 100 दिन के तहत मिलता है। ये सारी योजनाएं जो है हमारी जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, जो इंडिया का गठबंधन बना है, हम लोगों ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम लोगों ने नहीं देखा, हमने मंदिर मस्जिद नहीं देखा। आज मोदी जी जब आए थे उन्होंने बोले थे कि हम काला धन ले आएंगे, हर गरीब के खाते में 15 लाख 15 पैसा तक नहीं आया आता। ये दुर्भाग्य है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी मुद्दा कुश्ती चल रही है। दीदी जाति चाहती है दिल्ली जाकर के मैनेज करके मोदी जी को मैनेज कर देती है, यहाँ भतीजा को बताती है, कभी दाढ़ी बाबा सुधीर बंदोपाध्याय, इस जो केस में सुधीर बंदोपाध्याय अरेस्ट है, उस केस में अगर सजा होती है तो 7 साल तक सजा होता है। समझिए, उनका अंतिम पड़ाव जो है जेल है। आपको बता रहे हैं, वो दिल्ली के चलते मैनेज करके वो केस छूटा हुआ है। अगर वो केस छूटता है तो सुधीर बंदोपाध्याय फिर जो है जेल में जाएंगे और 7 साल के लिए जेल करेंगे। ये आप लोगों को बताओ, सोचना हो। ये तीनों उम्मीदवारों में हम लोग का जो उम्मीदवार है, आप उनके बारे में पता करें कि उनके घर जाओगे, जहाँ पुतले बाबू रहते हैं, तो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, आज भी एक प्रधान चौकी के ऊपर सुना रहना, और फिर उसकी ऊपरी मंजिल जो है 1 तल्ला, उसमें प्रदीप भट्टाचार्य साहब रहते हैं। वहाँ जाकर देखोगे कि सालिनता से आज से 72 में मंत्री बने थे, 72 में 1972 में। तब से उसके बाद कई बार लोकसभा के सांसद रहे श्रीरामपुर में, कई बार राज्यसभा के सदस्य है, लेकिन एक दाग उनके ऊपर नहीं है। आप सोचोगे एक तारीख को, और ये सोच करके आपका अनुरोध है कि आप सारे लोग जो है जाके जो कांग्रेस समर्थित कांग्रेस के उम्मीदवार हैं हमारे प्रदीप भट्टाचार्य साहब, उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएंगे। जीत आपकी जोड़ी एक फुटपाथ पर रहने वाला लोग का जीत होगा, एक दुकानदार भाई का जीत होगा, एक दरबार भाई का जीत होगा, क्योंकि वो साधारण लोगों के लिए लड़ाई लड़े और उनका इतिहास उठा के देख लीजिएगा। उनका लड़ाई जो था उस समय भी वो लड़े और उनका वो मंत्री बने 1972 में सिद्धार्थ बाबू के समय में, और आज तक उनके ऊपर वो प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर से रिटायर किए। एक डाक कॉलेज में भी सारे लड़के जो उनके पढ़ने वाले थे, पढ़ाने वाले थे, वो चाहे सीपीएम करें, बीजेपी करें, कांग्रेस करें, रास्ता में रखें, उनको जरूर सर नमस्कार सर प्रणाम, वो उनका अदब को ये करते हैं। वही प्रदीप भट्टाचार्य साहब के सामने है। हम ये चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के जो एक बात पूरे भारत वर्ष में मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए लड़ रहा है, वो है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जो है आज आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ पूरे भारत वर्ष में अगर कोई लड़ रहा है और उनके ऊपर अगर 70 घंटे तक, हमने देखा पेपर में 70 घंटे ईडी सीबीआई के बैठा उनके परिवार को दुनिया को और राहुल जी को बैठा के रखी थी। अगर एक दाग रहता मोदी मानता नहीं, गिरफ्तार कर लिया रहता, लेकिन कोई दाग नहीं है क्योंकि जिस परिवार का आदमी कई बार प्रधानमंत्री मंत्री रहा हो उसको पैसे की क्या आवश्यकता, और वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के परिवार, गांधी परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। आप अगर चाहोगे तो राहुल गांधी के मुंह पे हंसी ला सकते हो, आप अगर चाहोगे सोनिया गांधी के मुंह में कभी हंसी ला सकते हो, और देश तब बचेगा जब 1 तारीख को जाकर के इसी का प्रदीप भट्टाचार्य को जोड़े। मैं दावे के साथ इस बात को कहते हैं, प्रदीप भट्टाचार्य जीतेंगे, देश बचेगा, संविधान बचेगा, हम लोग आम आदमी बचेगा। इकाई कहते हुए आप तमाम सारे साथियों को नमस्कार करते हुए, अनुरोध करते हुए, विनती करते हुए, मंच सारे नेताओं को बार बार नमस्कार करते हुए कि आप लोग जरूर 1 तारीख को जाकर के प्रदीप भट्टाचार्य को वोट दें, और एक वोट जो है अगर इधर उधर नहीं है
तो वो बहुत तकलीफदायक होगा। हम आप एक विरोध करते हैं, अनुरोध करते हैं। धन्यवाद। साफ साफ में घोषणा देगा वोट थे, अरे कौन कांग्रेस के हमारे इतना वोट थे, कांग्रेस के वोट थे, वोट थे, कांग्रेस के वोट थे, सुबह सुबह वोट थे, कांग्रेस के वोट थे, 3 नंबर पे वोट थे, आज कितने खाते, भट्टाचार्य पे वोट थे, आज कितने खाते, राहुल गांधी के लिए वोट थे, आज कितने खाते, अमन और शांति के लिए वोट थे, आज कितने खाते, संविधान के लिए वोट थे, आज कितने खाते, राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 संतोष पाठक जिंदाबाद, 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 भट्टाचार्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद। कांग्रेस और रेड फ्रंट हम लोग अलायंस यहाँ पे एक मीटिंग कर रहे थे। जिंदाबाद सीपीएम और जिंदाबाद कांग्रेस। जय। मैं रेपो न्यूज़ की तरफ से मोहम्मद महमूद आलम। जैद अनवर साहब, अभी जो ये इलेक्शन होने वाला है 1 जून को, तो इस सिलसिले में आप पब्लिक को, आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अपने वार्ड, अपने